मैं अपने पति के कातिल से इंतकाम लेना चाहती थी, इसलिए मैंने भी यहाँ से वापस जाने का ख्याल जहन से निकाल दिया। मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। मैंने उस वीरान खंडर के करीब ये जमीन खरीद कर छोटा सा आश्रम बना लिया। जयपुर के चीफ मिनिस्टर ने मुझे माली मदद की पेशकश की थी, जिसे मैंने कबूल नहीं किया। अलबत्ता उदयपुर की मीराबाई नामी एक नेक दिल औरत ने इस आश्रम के लिए माली इमदाद की पेशकश की, तो मैं इनकार न कर सकी। मैंने ये आश्रम उसी के नाम से कर दिया। मीराबाई का ताल्लुक ठाकुर खानदान से है। वो जागीरदार विधवा औरत है। साल में एक मर्तबा चंद रोज के लिए यहाँ आती है। यहाँ उसने शानदार महल नुमा बंगला बनवा रखा है। उसकी तरफ से मुझे आश्रम के लिए 2 लाख रुपए सालाना मिलते हैं, लेकिन इतने अखराजात नहीं हैं। पहले तो यहाँ बहुत सारी विधवा और बेसहारा औरतें रहती थीं, लेकिन फिर उनकी तादाद कम होती चली गई। पुलिस यहाँ आने वाली औरतों को धमकाती है और मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है। उनका ख्याल है कि मैं यहाँ आने वाली औरतों को नागराज या हुकूमत के खिलाफ भड़काऊंगी, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे नागराज के आदमियों या पुलिस को मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का मौका मिल सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पति की मौत या उसकी आत्मा से किए हुए वचन को भूल चुकी हूँ। मेरा सीना तो आज भी इंतकाम की आग से सुलग रहा है और मैं इंतकाम लिए बगैर इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, अभी तुमने कहा था कि तुम्हारा इंतकाम लेने का वक्त आ गया है, उसका क्या मतलब था? मेरी मदद करके तुम ये तो नहीं समझ रही कि तुम मेरे जरिए से नागराज से अपना इंतकाम लोगी? अलका अग्निहोत्री ने कहा। मैं तवील अरसे से खामोश नहीं बैठी रही। मैं अंदर ही अंदर काम करके नागराज के बारे में बहुत कुछ मालूम कर चुकी हूँ। मेरे साथ 6 हमदर्द और मुखलिस लोग भी शामिल हैं जो किसी न किसी तरह नागराज के डसे हुए हैं। इसमें शुबा नहीं कि तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मुझे कुछ उम्मीद हुई है। तुम पहले शख्स हो जो फरार होने के बाद अब तक नागराज से बचे हुए हो। अब तक कोई भी शख्स फरार होने के बाद चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका, और जब तुम्हें नागराज की असलियत मालूम होगी तो शायद तुम खुद ही मेरा साथ देने पर आमादा हो जाओगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नागराज यहाँ पाकिस्तानी नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत दे रहा है। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। बोली, ओह, तो तुम जानते हो? मैंने कहा, ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही सुना है। अलका ने कहा, वो नौजवानों को दहशतगर्दी की तरबियत नहीं दे रहा, वो इंसानी बम तैयार कर रहा है। तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से भेजे गए इंसानी बमों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों खुसूसन कराची में क्या तबाही फैला रखी है। सुना है उरूसुल बिलाद कहने वाला वो शहर अब शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही वीरान हो जाता है। नागराज महज साधु नहीं, वो रॉ का निहायत खतरनाक आदमी है जो कई साल पहले इस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया था। उसने मंसूबे के तहत बड़ी चालाकी से यहाँ कदम जमाए और नाकी झील की पहाड़ियों के पीछे तखरीबकारी और दहशतगर्दी की तरबियत देने का कैंप तैयार किया। उस कैंप में सिर्फ गोलियां चलाना ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि बड़े साइंटिफिक तरीकों से काम लिया जाता है। यहाँ ब्रेन वॉशिंग के रूसी माहिरीन के अलावा इसराइली इंटेलिजेंस मोसाद के माहिरीन भी मौजूद हैं, जो जदीद तरीन टेक्निक्स के जरिए दहशतगर्दी की तरबियत देते हैं। बाज नौजवान जो दौलत के लालच में अपनी खुशी से रॉ के एजेंटों के तवस्सुत से पाकिस्तान से यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ देख कर पछताते हैं। उनके ज़मीर में जिंदगी की कुछ रमक बाकी होती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन चंद घंटों के अंदर ही अंदर मारे जाते हैं। तुम इस लिहाज से खुशकिस्मत हो कि अब तक जिंदा बचे हुए हो और मेरे पास आ गए। तुम जिस तरह अब तक उनसे बचे हुए हो, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम ज़हीन भी हो और बहादुर भी, और तुम्हारा ज़मीर भी जिंदा है। तुम अगर चाहो तो यहाँ रहकर अपने वतन की सलामती के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने पूछा, वो किस तरह? अलका ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे हुक्मरानों और नेताओं की भी आंखें खोल देंगी। मैंने उसे घूरा कहा, मगर तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रही हो? तुम हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, तुम्हें तो अपने वतन का मफाद अजीज होना चाहिए। वो बोली, मुझे अपने देश का मफाद सबसे ज्यादा अजीज है। मेरे पति ने भी उसके लिए जान दे दी। आम हिंदुस्तानी पुरअमन और पुरसुकून हालात में जिंदगी गुजारना चाहता है। उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए। वो जियो और जीने दो के उसूल के कायल हैं, मगर नेताओं और हुक्मरानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीब आवाम को खौफ व हरास में मुब्तला कर रखा है। कोई भी पड़ोसी मुल्क से छेड़छाड़ या जंग नहीं चाहता, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग होगी तो नुकसान उन्हीं का होगा। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो पहले से ज्यादा दौलत जमा कर लेंगे और पहले से ज्यादा अय्याशी की जिंदगी गुजारेंगे। ये तो हुक्मरान ही हैं जो ऐसी हौलनाक साजिशें करते रहते हैं। आने वाला हर हुक्मरान अपना इक़्तिदार कायम रखने के लिए नई नई चालें चलता है। सीधे साधे अवाम को दबाव में रखने के लिए पाकिस्तान कार्ड हर भारतीय हुक्मरान इस्तेमाल करता है। मैं अपने देश के खिलाफ नहीं हूँ, इसकी सलामती के लिए जान भी दे सकती हूँ।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे बाज जुनूनी हुक्मरान बेगुनाहों के खून से होली खेलें। अवाम तो मासूम होते हैं, बेगुनाह, खा वो किसी भी मुल्क के हों। उनके खून से होली क्यों खेली जाए? क्या बिगाड़ा है इन बेगुनाहों ने? यहाँ के लोग इस हकीकत से बेखबर हैं कि उन पहाड़ियों को आतिशफिशां बना दिया गया है जो किसी भी वक्त फट सकता है। यहाँ बाज ऐसे नौजवान भी आते हैं जो हकीकत जानने के बाद अपना इरादा बदल देते हैं, भागने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ही कोई नौजवान राह फरार इख्तियार करने की बजाय दूसरे नौजवानों की ज़मीर को झंझोड़कर अपना हमनवा बनाने की कोशिश करे तो उसे मायूसी नहीं होगी। कैंप में मौजूद जदीद तरीन असलहे से लैस सैकड़ों नौजवान बगावत कर दें तो इस खूबसूरत शहर को चंद घंटों में राख का ढेर बना देंगे। सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मैं इस नुक्ते नजर से भी दहशतगर्दी के इस मंसूबे की मुखालिफ हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। हम अकेले नहीं होंगे, 6 और लोग भी हमारा साथ देंगे। मैं यहाँ से निकलने में भी तुम्हारी मदद करूंगा और जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हारे पास इतना मवाद होगा कि तुम न सिर्फ अपनी हुकूमत को दहशतगर्दी के सबूत फराहम कर दोगे बल्कि रॉ के उन एजेंटों के ठिकानों की निशानदही भी कर सकोगे जो कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में दहशतगर्दों की सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। और वो बात पूरी नहीं कर पाई थी कि बाहर घंटी की आवाज सुनकर खामोश हो गई। बोली शायद राधा और डॉक्टर शांता आ गई हैं। राधा के जाने के बाद मैंने बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया था। मैं देखती हूँ वो कमरे से बाहर चली गई। उसने दरवाजा भेड़ दिया था और फिर एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि अगर उसने डॉक्टर शांता की बजाय पुलिस को बुलाया हो तो मैं क्या कर सकूंगा। लेकिन ये ख्याल मैंने जहन से निकाल दिया। मैं 14 घंटे इस कमरे में बेहोश रहा था। वो किसी भी वक्त मुझे पुलिस के हवाले कर सकती थी और अगर पुलिस के हवाले करना ही था तो उस वीरान मंदिर से उठाने के बाद मुझे आरामदेह बिस्तर पर क्यों लिटाया जाता, मेरी मरहम पट्टी क्यों की जाती। बाहर हल्के कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर दरवाजा खुला और अलका एक और औरत के साथ कमरे में दाखिल हुई। वो दराज कामत दुबली पतली सी औरत थी। उम्र 40 के लगभग रही होगी। रंगत किसी कदर सांवली और चेहरे के नकूश वाजबी से थे। वो डॉक्टर शांता थी। उसने कहा हेलो और मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गई। कंधे पर लटका हुआ पर्स चारपाई पर रख दिया। पहले मेरी पेशानी को छूकर देखा, फिर बैग में से थर्मामीटर निकालकर उसे 1-2 मरतबा झटके देने के बाद मेरे मुंह में ठूस दिया और मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी नजरें अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर मरकूज थीं। 1 मिनट के बाद उसने मेरी कलाई छोड़ दी और थर्मामीटर देखते हुए बोली, राधा ने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर वो अलका की तरफ देखते हुए बोली, ताप 102 है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो दवाएं मैं सुबह दे गई थी अब उनका इस्तेमाल शुरू कर दो। मैं एक और दवा दे रही हूँ, साथ साथ ये भी इस्तेमाल करवाती रहो। आज रात कम से कम 2 मरतबा ये दवाएं इसके पेट में जरूर जानी चाहिए। सुबह तक बुखार उतर जाएगा। और इसने कुछ खाया है या नहीं? अलका ने कहा, अभी तक तो कुछ नहीं खाया। मैंने राधा से कहा था कि डबल रोटी लेती आए। शांता ने कहा, इस वक्त चाय के साथ डबल रोटी ही खिला दो, दवा उसके बाद देना। उसी लम्हे राधा अंदर दाखिल हुई। अलका ने उसे चाय बनाने को कहा और खुद भी उसके साथ बाहर चली गई। डॉक्टर शांता मुझसे बातें करने लगी। वो बहुत खुश मिजाज और बातूनी औरत थी। बज़ाहिर तो वो मेरी कैफियत दरियाफ्त कर रही थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका कम ही मिल रहा था। वो खुद ही बोले जा रही थी। वो मेरी तबीयत दरियाफ्त करती रही, मेरे बारे में और कुछ नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ और मुझे गोली कैसे लगी थी। 10-15 मिनट के बाद अलका और राधा कमरे में दाखिल हुई। राधा ने ट्रे उठा रखी थी जिसमें 3 कप चाय के अलावा एक प्लेट में डबल रोटी के स्लाइस भी रखे हुए थे। उसने ट्रे मेज पर रख दी। अलका ने मुझे सहारा देकर उठा दिया और डबल रोटी वाली प्लेट मेरे सामने रखकर चाय का कप मेरे हाथ में दे दिया। उसने 1 कप शांता को दिया और तीसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसने राधा की तरफ देखते हुए कहा, तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई राधा? राधा ने कहा, बनाई है माताजी, रसोई में रखी है, काम कर रही हूँ, वहीं बैठ कर पी लूंगी। राधा बाहर चली गई और अलका चाय की चुस्कियां लेते हुए शांता को मेरे बारे में बताने लगी। शांता बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी। वो बार बार मेरी तरफ भी देखती जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे के बाद शांता चली गई। नाश्ते के बाद सुबह दवा भी खिला दी गई थी और शायद ये किसी दवा का असर था कि मेरे जहन पर गनूदगी सी तारी होने लगी। अलका ने कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ काम निपटा लूं। वो उठकर बाहर चली गई। नींद में भी बेचैनी सी रही। फिर मुझे यूं लगा जैसे मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया गया हो। मैंने हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। अलका मेरे ऊपर झुकी हुई थी और उसकी सरगोशियाना आवाज मेरी समाज से टकरा रही थी। नाजी नाजी, उठो जल्दी करो। मैं बदहवासी में उठकर बैठ गया। मेरा जिस्म पसीने में शराबोर हो रहा था। नींद में ही शायद कंबल अपने ऊपर से उतार दिया था। मैंने हवास पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा, क्या हुआ, क्या बात है? वो बोली, नागराज के आदमी इस तरफ आ रहे हैं, उठो जल्दी करो, ये जगह तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। मैं कंबल जिस्म पर लपेट कर चारपाई से उठ गया, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी इस कदर ज्यादा थी
कि खड़े होना मुश्किल हो रहा था। मैं लड़खड़ा गया। अगर अलका मुझे सहारा न देती तो मैं यकीनन गिर जाता। चारपाई के पिछली तरफ भी एक दरवाजा था जो मैंने पहली मर्तबा देखा था। अलका ने एक हाथ से मुझे सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ से वो दरवाजा खोल रही थी। उसी लम्हे राधा भी कमरे में दाखिल हुई। अलका ने कहा, राधा, ये कमरा ठीक करो, दवाएं भी यहाँ से हटा दो और हर वो निशानी मिटा दो जिससे किसी की मौजूदगी साबित हो सके। जल्दी करो। अलका मुझे दूसरे कमरे में ले आई। उस कमरे को स्टोर रूम ही कहा जा सकता था। मुख्तलिफ चीजें बेतरतीबी से बिखरी हुई थी। एक तरफ दीवार में एक अलमारी भी थी जिसका दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में 2 शीशे भी लगे हुए थे। उस अलमारी से जरा आगे उसी दीवार पर किसी देवी की तस्वीर का फ्रेम लगा हुआ था। अलका ने वो फ्रेम हटा दिया। उसके पीछे दीवार में एक ताकचा सा बना हुआ था जिसमें एक आहनी हुक सा लगा हुआ था। अलका ने वो हुक घुमा दिया। अलमारी अपनी जगह पर घूम गई। दीवार में इतना खला पैदा हो गया कि एक आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। अलका अंदर दाखिल हो गई और मुझे भी हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। अलका की आवाज मेरी समाज से टकराई। आगे सीढ़ियां हैं, ध्यान से उतरना। खला में गहरी तारीकी थी। मैंने टटोल कर कदम आगे बढ़ाया और अलका के सहारे सीढ़ियां उतरने लगा। मेरा एक हाथ अलका ने थाम रखा था और दूसरे हाथ से मुझे कंबल संभालना मुश्किल हो रहा था। 12 सीढ़ियां उतरने के बाद चंद कदम आगे बढ़कर हम रुक गए। अलका मुझे छोड़कर एक तरफ हट गई थी और फिर चट की हल्की सी आवाज के साथ कमरा रोशनी से भर गया। ये एक वसी तहखाना था जिसमें आगे 3 कमरे बने हुए थे। दाईं तरफ वाले कमरे को ताला लगा हुआ था। अलका मुझे बीच वाले कमरे में ले आई। यहाँ एक शानदार बेड बिछा हुआ था। एक खूबसूरत अलमारी और ड्रेसिंग टेबल भी थी। सामने वाली दीवार के साथ आरामदेह सीट थी जिस पर एक आदमी आराम से लेट सकता था। उसके दाएं बाएं 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। बेड के ऐन सामने वाली दीवार पर क्लॉक भी आवेजा था जिसकी सुइयां 3 बजे का वक्त बता रही थी। गोया ये रात का आखिरी पहर था। अलका ने कहा, तुम यहाँ आराम से लेट जाओ। यहाँ गर्मी तो नहीं है, लेकिन अगर जरूरत महसूस करो तो पंखा खोल लेना। मैंने उससे पूछा, मेरे कपड़े? वो बोली, तुम्हारे कपड़े ऊपर ही रखे हुए हैं, मुझे उनका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर उन लोगों को किसी किस्म का शुबा भी हो गया तो वो इस आश्रम की बुनियादें तक उधेड़ डालेंगे। तुम ये कंबल ओढ़कर ही लेटे रहो। जैसे ही बला टली मैं आ जाऊंगी और तुम्हारे कपड़े भी लेती आऊंगी। मैं बेड पर बैठ गया और अलका को सीढ़ियों वाले रास्ते की तरफ जाते हुए देखता रहा। मेरा जिस्म बदस्तूर पसीने में शराबोर था। बुखार उतर गया था और कुछ घबराहट और बेचैनी सी महसूस हो रही थी। मैंने कंबल उतार दिया और पलंग की पट्टी पर बैठा इधर उधर देखता रहा। अलमारी के दाईं तरफ एक दरवाजा देखकर मैं उठ गया। वो बाथरूम था। फर्श और दीवारों पर 5 फुट तक सफेद टाइलें लगी हुई थी। एक तरफ संगमरमर का बहुत बड़ा बाथ टब था। तमाम चीजें बहुत कीमती और शानदार थी। मुझे जिस चीज की तलाश थी वो सामने ही नजर आ गई। मैंने स्टैंड पर लटका हुआ तौलिया उठाया, जिस्म का पसीना पूंछा। मैं कई रोज से नहीं नहाया था। अलका वगैरह ने शायद बेहोशी की हालत में स्टिचिंग की थी, लेकिन जिस्म अभी भी बहुत गंदा हो रहा था और मेरे ख्याल में उस वक्त नहाना खतरे से खाली नहीं था। मैंने तौलिए से रगड़ रगड़ कर अपना जिस्म साफ किया और जब तौलिया स्टैंड पर टांगा तो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। तौलिया बहुत गंदा हो गया था। मैं दोबारा कमरे में आ गया। मैं कंबल नहीं ओढ़ना चाहता था और उसी तरह बैठ गया। फिर मैं अलमारी खोलकर तलाशी लेने लगा। बहुत कीमती और शानदार मलबूसात टंगे हुए थे। मुझे अपने मतलब की चीजें मिल गईं। मैंने एक हैंगर पर टंगा हुआ स्लीपिंग सूट उतार कर पहन लिया और अलमारी बंद करके बेड पर लेट गया। अब नींद आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अलका के बारे में सोचने लगा। उसकी बातों पर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। क्या वाकई उसके दिल में इस कदर ज्यादा इंसानी हमदर्दी थी कि वो दुश्मन मुल्क के अवाम को तबाही से बचाने के लिए अपने मुल्क की मुखालिफत पर उतर आई थी, जो महज नागराज से अपने शौहर के कत्ल का इंतकाम लेना चाहती थी। मैं इत्तेफाक से उसके हाथ लग गया था। मेरे बारे में वो बहुत कुछ जान चुकी थी और शायद समझ गई थी कि नागराज से मुझ जैसा दलेर और निडर आदमी ही टक्कर ले सकता है। मुझे मेरे वतन की सलामती के हवाले से आलाइकार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती थी। दूसरी तरफ मेरी सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि मुझे भी अलका जैसे लोगों की जरूरत थी। नागराज की ताकत का मैं कुछ अंदाजा लगा चुका था। जिस तरह पूरे शहर में मुझे तलाश किया जा रहा था, उससे पता चलता था कि पुलिस भी मुकम्मल तौर पर उसके कंट्रोल में है और उसके दीगर जराए भी लामहदूद हैं। वो कुछ भी चाहे कर सकता है। इन हालात में मेरे लिए इस इलाके से निकलना मुमकिन नहीं था और मुझे अलका जैसी औरत की जरूरत थी। इसलिए मैंने उसका साथ देने का फैसला कर लिया था। मेरे इस फैसले के पीछे कुछ वतन परस्ती का जज्बा भी कार फरमा था। मैं मालूम करना चाहता था कि यहाँ मेरे वतन के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं और यह सब कुछ अलका जैसी औरत की मदद से ही मालूम हो सकता था। तहखाने की छत पर चलने फिरने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ये आवाजें कभी एक तरफ से सुनाई देती और कभी दूसरी तरफ से, जिसका मतलब था कि वो लोग ऊपर पूरे आश्रम की तलाशी ले रहे थे।
दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। जिस वक्त अलका मुझे तहखाने में लाई थी उस वक्त 3 बज रहे थे। सवाल ये पैदा होता था कि रात के पिछले पहर उसे ये इत्तला कैसे मिली थी कि नागराज के आदमी आ रहे हैं। उस आश्रम में या तो टेलीफोन था या किसी ने खुद वहां आकर इत्तला दी थी, मगर इत्तला देने वाला कौन हो सकता है? रात के आखिरी पहर इस किस्म की इत्तला तो कोई ऐसा शख्स ही दे सकता है जो उनमें शामिल हो, मगर वो कौन हो सकता है? अलका का कोई जासूस? मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरा जहन उलझता गया। अलका के बारे में भी मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात उभर रहे थे। वो बेवा थी, कॉटन की सफेद साड़ी में वो बहुत सादा सी नजर आती थी, लेकिन जहां अलमारी में कीमती और खूबसूरत साड़ियां और दीगर मलबूसात भरे हुए थे, वो कई साल पहले बेवा हुई थी। अगर ये मलबूसात शादी से पहले के थे तो इन्हें संभाल कर रखने की तुक समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर ये सोचकर सर झटक दिया कि अभी तो ये जवान थी। हो सकता है उसने सोचा हो कि अगर कभी दूसरी शादी का इरादा कर लिया तो ये कपड़े काम आएंगे। हिंदू मजहब में बेवा औरतों के लिए दूसरी शादी की गुंजाइश नहीं, मगर अब तो मजहब में भी बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं। पहले तो औरत शौहर के साथ ही उसकी चिता में जलकर सती हो जाती थी, मगर इस जालिमाना रस्म को खत्म कर दिया गया और भी बहुत सी रसूमात में तब्दीलियां आई थीं। कुछ तब्दीलियां मुल्की कवानीन के जरिए लागू की गईं। बेवा औरत के लिए ये ऑप्शन मौजूद था कि वो अगर चाहे तो अपना घर बसाने के लिए दूसरी शादी भी कर सकती है। और हो सकता है कि अलका ने भी कोई ऐसी बात सोच रखी हो, इसलिए वो कीमती कपड़े भी संभाल रखे हों। तकरीबन 1 घंटे के बाद सीढ़ियों की तरफ से हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं उस तरफ देखने लगा। चंद सेकंड के बाद अलका कमरे के दरवाजे में नमूदार हुई। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वो आगे बढ़ते हुए बोली, चले गए। कमबख्तों ने पूरे आश्रम को उलट पलट कर रख दिया है, बक्सों तक की तलाशी ली है। उनका ख्याल था कि शायद मैंने तुम्हें किसी बक्से में छुपा दिया हो। मैंने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। कहा, तुम्हें कैसे इत्तला मिली कि वो लोग यहाँ आ रहे हैं? वो बेड के सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मैं बहुत अरसे से नागराज की सरगर्मियों की निगरानी कर रही हूँ। उसके अंदर के सर्कल में मेरे भी कुछ हमदर्द मौजूद हैं। एक ऐसे ही हमदर्द ने मुझे बर वक्त खबरदार कर दिया था। मैंने कहा, क्या तुम्हारे उस हमदर्द को मालूम है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ? अलका ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं। दरअसल जब भी ऐसी कोई बात होती है, नागराज उन लोगों को जरूर चेक करता है जो माजी में उससे नुकसान उठा चुके हों। मुझे शुबा था कि वो आश्रम का रुख भी जरूर करेगा। मेरे हमदर्द को ये तो नहीं मालूम कि तुम यहाँ मौजूद हो। उसने तो महज हमदर्दी के तौर पर इत्तला दी थी कि मैं अपना कोई बंदोबस्त कर लूं। नागराज के आदमी भी उसकी तरह वैशी और दरिंदे हैं। मैंने एक और सवाल किया। कहा, तो तुम्हें ये इत्तला कैसे मिली थी? अलका ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, शायद तुम्हारे जहन में किसी किस्म के शुबहात सर उभार रहे हैं। आश्रम में टेलीफोन मौजूद है और मुझे ये इत्तला फोन पर ही मिली थी। बहरहाल वो लोग आए, तोड़ फोड़ की, मुझे धमकियां दी और चले गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, ये आश्रम मैंने अपनी जेर निगरानी तामीर करवाया था और इस तहखाने की तामीर को खुफिया रखा गया था। इस आश्रम की तामीर के लिए मैंने मजदूर और कारीगर जयपुर से बुलवाए थे ताकि मकामी मजदूरों को भी तहखाने का पता न चल सके। वैसे राजस्थान की इमारतों में तहखाना कोई अनोखी बात नहीं। तकरीबन हर दूसरी इमारत और खास तौर पर मंदिरों के नीचे तहखाने मौजूद हैं, मगर उनके बारे में चंद मुतल्लिका लोग ही जानते हैं। और मेरे आश्रम के इस तहखाने के बारे में मेरे और राधा के अलावा और कोई नहीं जानता। तीसरे फर्द तुम हो जो इस राज से वाकिफ हुए हो। मैंने कहा, राधा कौन है? और मेरे ख्याल में वो तो विधवा नहीं है। अलका ने कहा, राधा कई साल से मेरे पास है और मेरी वफादार है। जिन दिनों मेरे शौहर की हत्या की गई थी, ये उन्हीं दिनों अपने शौहर के साथ मध्य प्रदेश से यहाँ आई थी, लेकिन चंद रोज के बाद इसका शौहर अचानक ही लापता हो गया। बाद में इंकिशाफ हुआ कि वो डाकुओं के एक गिरोह में शामिल था, मगर अपना गिरोह छोड़कर यहाँ गया था ताकि शरीफाना जिंदगी गुजार सके। लेकिन पुलिस को पता चल गया और वो पकड़े जाने के खौफ से फरार हो गया। इस बात को कई साल बीत चुके हैं। उसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं। मेरा ख्याल है कि वो कहीं मरकब गया होगा, मगर राधा मेरे ख्याल से मुत्तफिक नहीं। उसे यकीन है कि उसका पति जिंदा है और मध्य प्रदेश की चंबल वैली में डाकुओं के किसी गिरोह में शामिल है। राधा को यकीन है कि वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा और इसलिए वो यहाँ से कहीं और जाने को भी तैयार नहीं। मैंने राधा को उस वक्त सहारा दिया था जब वो हर तरफ से मसाइब में घिर गई थी। पुलिस उसके पति के बारे में मालूम करने के बहाने आए दिन उसे परेशान किया करती थी। मैं उसे अपने पास ले आई। उस वक्त पुलिस के बाज़ अफसर मेरा एहतराम करते थे, इसलिए मेरी वजह से राधा को पुलिस की आए दिन की पुछगिछ से भी निजात मिल गई। राधा उसी वक्त से मेरे पास है और मुझे माता जी कहती है। मैंने कहा, हालांकि तुम दोनों की उम्र में 8-10 साल से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। अलका ने गहरा सांस लेते हुए कहा, हाँ मैं तो सब्र कर बैठी हूँ, मगर राधा अब भी मुंह जोर घोड़ी की तरह है। अगर मैंने उसे खींच कर न रखा होता तो वो अपने आप को तमाशा बना चुकी होती। मेरी कड़ी निगरानी के बावजूद कभी कभार कोई ना कोई गुल खिला ही देती है।
हिंदुस्तान जैसे मुल्क में किसी बेसहारा औरत के लिए जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। औरत जवान और खूबसूरत भी हो तो जिंदगी अजाब बन जाती है। अलका खामोश होकर फिर गहरे सांस लेने लगी। फिर अचानक ही चौंक गई। बोली, अरे मैंने अब तक ख्याल ही नहीं किया। अच्छा किया तुमने ये कपड़े निकाल कर पहन लिए। मैंने पूछा, इस अलमारी में तुम्हारे कपड़े हैं? उसने सर हिलाया। बोली, हाँ। मैंने कहा, तुमने ये कपड़े अब तक संभाल कर रखे हुए हैं, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी के नाम पर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने मेरी बात टाल दी और उठ खड़ी हुई। बोली, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम आराम करो। उसने मेरी पेशानी को छूकर देखा। बोली, तुम्हारा बुखार उतर गया है, आराम करोगे तो 2-4 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाजू में अब ज्यादा तकलीफ तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, 2-4 दिन ड्रेसिंग होगी तो जख्म भी ठीक हो जाएगा। वो बोली, 1-2 दिन तुम्हें इस तहखाने में रहना पड़ेगा, उन वहशियों का कोई भरोसा नहीं, फिर किसी वक्त पलट आए। अच्छा, मैं चलती हूँ। अलका चली गई। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। 4:45 बजने वाले थे। मैंने आंखें बंद कर ली।